हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार बताइए प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त है कि नहीं है? और प्यारे बच्चों, आज का क्लास यानी आज का मॉर्निंग का जो क्लास होने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। उससे पहले आप लोग बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई डिफरेंस तो नहीं है? ये फटाफट से बता दीजिए। सब चीज़ क्लियर आपको दिख रहा है? सब चीज़ आवाज़ क्लियर है कि नहीं है? वीडियो की क्वालिटी सही है कि नहीं है? चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बार बताइए सबसे पहले कि आप सब कैसे हैं। सुबह उठ गए हैं ना 5 बजे? तो यहाँ पे सुबह में 5 बजे उठ के डेली क्लास करना है आपको, क्योंकि क्लास रेगुलर हो रहा है, डेली हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त साथी जगह नहीं है ना, उनको जगाइए प्यारे बच्चों, जगाइए, उठाइए उनको कि हाँ क्लास, अब टाइम नहीं है, क्लास करो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। कुछ दिन पहले इसका पार्ट 1 हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट 1 हमने, और आज क्या करने वाले, वन शॉट, चाहे कितना भी समय लगे, वन शॉट में इसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था कि पुष्प का संरचना क्या होता है। तो जो भी बच्चे अगर नहीं देखे हैं देख सकते हैं, नहीं तो अभी फिर रिकैप में जाके इसको फिर से समझाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए, एक बार वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप यानी फ्री व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नंबर नोट कीजिए 913574, और यहाँ आप देखिए 2024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो लाइव चैट में देखिए एक लिंक दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं प्यारे बच्चों जो पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, तो प्यारे जल्दी से जल्दी आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। पीडीएफ नोट्स प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका पीडीएफ नोट से क्वेश्चन लड़े तो फटाफट से ले लीजिए। पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स आपको कितना मिलने वाला है, 499 में मिलने वाला है। जिसमें क्या मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, और लास्ट में गेस क्वेश्चन, चुना हुआ क्वेश्चन जो एग्जाम में लड़ता है, ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ये लेना तो जल्दी से जल्दी ये नंबर नोट कीजिए, 6299248935। आप इस पे संपर्क कीजिए, फटाफट से कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग इससे ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, पुष्प की संरचना क्या होती है, सारी चीज हमको पढ़ना क्या क्या है बाबू। यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, है ना, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो हमको सबसे पहले पढ़ना होगा कि पुष्प की संरचना अगर हम पढ़ रहे हैं, मतलब पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पढ़ना है ना। तो जब लैंगिक जनन पढ़ना है तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, क्या क्या चीजों से मिलकर पुष्प बना होता है। ठीक है, तभी तो हम लोग जान पाएंगे ना, तभी तो उसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसका लैंगिक जनन हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या होगा, सबसे पहले हमको पुष्प की संरचना जान लेनी होगी, जो कि पहले वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। पुष्प की संरचना जानना है, उसके बाद से क्या करना है बाबू, उसके बाद से इसमें यहाँ पे युग्मक जनन देखना है। और युग्मक जनन में 2 भाग होते हैं जो हम आपको बता चुके हैं, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। तीसरा पढ़ना है कि परागकण क्या होता है और इसमें निषेचन क्या होता है। ये 4 चीजें हमको प्यारे बच्चों किसमें पढ़ना है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ना है। ठीक है, ये हम आपको प्यारे बच्चों पहले ही पार्ट में बता चुके हैं। तो फिर से यहाँ पे बताना चाहे तो टाइम का तो वेस्ट होगा, लेकिन मजा आ जाएगा, जान जाइएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आखिर क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसमें हमको 4 चीजें पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, याद रखिएगा कि पुष्प की संरचना, क्या बाबू, पुष्प की संरचना, की पुष्प की संरचना कैसी होती है, याद रखिएगा कि पहला पुष्प का संरचना पढ़ना है। दूसरा जो पार्ट पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, युग्मक जनन, याद रखिएगा क्या पढ़ना है बाबू, युग्मक जनन। ठीक है, और ये युग्मक जनन में हमको 2 टाइप से पढ़ना है। पहला कौन टाइप होगा, दूसरा कौन सा टाइप होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। पहला पढ़ना है लघु बीजाणु जनन, ठीक है, याद रखिएगा लघु बीजाणु जनन, और दूसरा हमको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, दूसरा पढ़ना है कि गुरु बीजाणु जनन। ये इतना आपको याद कर लेना है। तीसरा हमको क्या पढ़ना है,
तीसरा हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है कि परागकण क्या होता है, परागण क्या होता है, परागण की क्रिया कैसे होगी। चौथा इसमें क्या पढ़ना है कि निषेचन किस प्रकार से होगा, कैसे प्यारे बच्चों, निषेचन, यहाँ पे निषेचन की क्रिया को पढ़ना है। यानी इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, हमने सिर्फ एक ही पार्ट में पढ़ा था कि पुष्प की संरचना आखिर क्या होती है, ठीक है, पुष्प की संरचना हमने पढ़ रखा है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आपको पता चल गया कि पहले पुष्प की संरचना पढ़ना है, फिर हमको पढ़ना है कि युग्मक जनन। अब युग्मक जनन में दो प्रकार के जनन होते हैं, आपको याद रखने के लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद से हमको परागण पढ़ना है कि परागण की क्रिया क्या होती है। उसके बाद से निषेचन पढ़ना है, किसमें, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ये सब हमको पढ़ना है, ठीक। तो चलिए अब हम यहाँ पे फटाफट में देख लेते हैं कि पुष्प की संरचना क्या होती है, जो कि हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर डिटेल में उसको देखना है तो जाके प्लेयर लिस्ट में देख सकते हैं। पुष्प की संरचना कैसे होती है, हम यहाँ पे पहले आपको बताए थे कि सबसे पहला जो होता है पुष्प व्रंति होता है, यानी ये इस प्रकार से होता है जिसको हम लोग पुष्प व्रंति बोलते हैं। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे होता है क्या, याद रखिएगा कि यहाँ पे पुष्प आसन, जिसपे पुष्प क्या होता है, बैठा हुआ रहता है, क्या बाबू, जिस पे पुष्प क्या होता है, इस प्रकार रहता है, जिस पे पुष्प बैठा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, बाह्य दलपुंज होता है, जो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये याद रखने की जो बाह्य दलपुंज होता है वो हमेशा हरा कलर का होता है। बाकी जो होते हैं प्यारे बच्चे, उसके बाद से जो होते हैं दलपुंज होते हैं, जो कई प्रकार के हो सकते हैं, जो कलर मतलब बहुत सारे ये कलर मिलके बने होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बाह्य दलपुंज होते हैं। उसके बाद से प्यारे बच्चों इसमें एगो होता है पुंकेसर, जो हम आपको बताए हैं कि इसमें होता है एगो पुंकेसर, जो क्या होता है, नर जनन अंग होता है पुष्पीय पादपों का, ठीक है। इस प्रकार से पुंकेसर इसमें से निकले होते हैं, इस प्रकार से पुंकेसर निकले होते हैं, ठीक है, जो नर जनन अंग होते हैं। फिर हमने पढ़ा था, आपको ये याद रखना है कि फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि इसमें होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है पुमंग, जयांग, यानी जो स्त्री का जनन अंग होता है जिसके अंदर अंडाशय होते हैं, याद रखिएगा, ये क्या होता है, ये होता है जयांग, ठीक है, ठीक है, आपको ये याद कर लेना, ये होता है जयांग। तो यहाँ पे इतना हम लोगों ने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, पुष्प व्रंति होता है, लिखेंगे तो टाइम लगेगा, यही बात है बाबू, फटाफट से। ये क्या होता है, पुष्प व्रंति होता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्या होता है, पुष्प व्रंति होता है। ये क्या होता है, ये होता है प्यारा बच्चों यहाँ पे जिसपे पुष्प बैठा होता है, पुष्पासन होता है, याद रखिएगा, ये पुष्पासन हो गया। और प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये बाह्य दलपुंज होता है, क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि ये बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है, ये बाह्य दलपुंज होता है, ये आपको याद रख लेना है। और बाह्य दलपुंज हमेशा किस कलर का होता है, तो ये हमेशा ज़्यादातर हरा ही कलर का होता है। उसके बाद से ये क्या होता है, जो लाल कलर का, ये किसी भी रंग बिरंगे होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे दलपुंज होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, दलपुंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है, ये क्या होता है, ये जो दलपुंज होते हैं ना, ये हर कलर के हो सकते हैं, हर कलर, ये हर रंग के होते हैं। जैसे आप लोग रंग देखे होंगे तो फूल देखे होंगे, तो फूलों में कई प्रकार के फूल होते हैं, चमेली का अलग कलर हो गया, गुलाब का अलग हो गया, कमल का अलग हो गया, बहुत सारे कलर अजीबो तरीके के होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये रंग बिरंगे होते हैं। बाकी ये क्या होता है, ये होता है हमारा पुंकेसर, यहाँ पे याद रखिएगा सभी बच्चे की, ये जो होता है हमारा एक निकला होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, पुमंग या पुंकेसर बोलते हैं। और ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये बीच वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जयांग, जिसे हम लोग स्त्री केसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। ये पुष्प की संरचना है जिसमें हम आपको बता चुके हैं प्यारे बच्चों की ये पुष्प की संरचना, इसमें क्या क्या है। पहला पुष्प व्रंति है, फिर यहाँ पे पुष्प, यहाँ पे क्या होता है, आसन होता है जिसपे पुष्प बैठा होता है, और बाह्य दलपुंज जो हमेशा हरा कलर का होता है। फिर इसमें दलपुंज जो होता है, वो दलपुंज क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि ये दलपुंज किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। ये किस लिए होता है, तो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए होता है। फिर ये क्या होता है, पुंकेसर होता है, जो पुष्पों का नर जनन अंग होता है। फिर ये क्या होता है, स्त्री केसर यानी जयांग होता है, जो पुष्पों का मादा जनन अंग होता है। तो ये आपने पुष्प की संरचना इतना पढ़ लिया था, ये पहले भी हम आपको पढ़ा चुके थे, तो इतना क्लियर हो गया बाबू। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम डायग्राम देख लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये हमारा पुष्प व्रंति हो गया, देखिए ध्यान रखिएगा
क्योंकि यही पूछता है एग्जाम में। ये क्या हो गया, पुष्पवृंती हो गया। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है वो क्या है, पुष्पासन, इस पे पुष्प बैठा है। और ये क्या हो गया हमारा बाह्य दलपुंज हो गया, जो कि हमेशा हरा कलर का होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, दलपुंज हो गया, जो कई भी कलर के हो सकते हैं। ये लाल वाला क्या हो गया, दलपुंज हो गया, याद रखिएगा ये दलपुंज हो गया, जो किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो भाग है ना, ये वाला, ये होता है हमारा पुंकेसर। जो क्या होता है, ये भाग होता है हमारा पुंकेसर, यानी पुमंग होता है। ये क्या होता है, पुमंग होता है, जो फूलों का नर जननांग होता है। और ये जो भाग होता है, इसमें अंडाशय होते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा स्त्री केसर होता है, जिसे हम लोग जयांग बोलते हैं। तो ऐसा बनाने आपको तो आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसको करा रखा है। अगर कोई बच्चा फिर से पढ़ना चाहता है बिल्कुल सटीक तरीके से, तो यही होता है। चलिए, अब ये तो हमने समझा दिया। अब लिखा हुआ पढ़ लीजिए कि पुष्प की संरचना में क्या क्या होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले बाह्य दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, हमने आपको यही समझाया था कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हमने समझाया था कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। ये हो गया हमारा क्या, पुष्पवृंती, और ये हमारा हो गया पुष्प आसन, ठीक है। अब इसमें जो होता है प्यारे बच्चों, ये वाला हिस्सा होता है, यही होता है बाह्य दलपुंज। और ये हमेशा किस कलर का होता है, हरा कलर का होता है। दलपुंज क्या होता है, तो पुष्पों का ये दूसरा जनन अंग होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें फूल लगे होते हैं ऐसे। ये कई भी कलर यानी किसी भी कलर का हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज किसी भी कलर का हो सकता है। फिर हमको पुमंग यानी पुंकेसर हम आपको समझा दिए कि इस प्रकार की एक संरचना होती है पुंकेसर की। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है, स्त्री केसर यानी जयांग। जयांग के बारे में पढ़ना है। तो जयांग आपको पता ही है कि ये कैसे होता है। जयांग की कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों ऐसी कुछ संरचना होती है, जिसको हम लोग जयांग बोलते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है। ये पुष्पों का मादा जनन अंग होता है, यही होती है हमारी पुष्प की संरचना। बोलिए बाबू, समझ में आ गया ना। ये कभी भी बाह्य दलपुंज हरा रंग का, ये किसी भी कलर का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ये हमको पढ़ना है। अब देखिए प्यारे बच्चों की बाह्य दलपुंज क्या होता है। तो बाह्य दलपुंज हम आपको अभी समझाए हैं कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये पुष्पवृंती हो गया, इस पे पुष्प आसन करके बैठा हुआ है। और बाह्य दलपुंज क्या होता है, ये जो हमेशा हरा कलर का होता है, यही होता है क्या, बाह्य दलपुंज। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है। अब देखिए, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। लिखना है आपको कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांश हरे रंग का होता है। ये कभी भी हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज यहाँ देखिए बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, बहुत सारे नहीं, यानी ऐसे ऐसे ना, ऐसे जिसमें हम यहाँ पे 2 बनाए हैं, 3D कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे दल के मिल के ये बने होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए, उसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है कि दलपुंज किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बाह्य दलपुंज हमने पढ़ रखा है, और यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि ये पुष्पासन हो गया, इसमें बाह्य दलपुंज भी हम लोग लगा दिए। ये प्रथम यहाँ पे क्या होता है, चक्र होता है। अब हमको पढ़ना है बाबू कि ये हमारा दलपुंज क्या होता है। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है, और ये रंग बिरंगे होते हैं। ये क्या होते हैं, रंग बिरंगे, यानी ये किसी भी रंग के हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि कोई पीला ही फूल है, मान लीजिए सफेद भी फूल होता है, तो यहाँ पे अब की बार हम सफेद बना दिए, क्या हो गया, हमारा दलपुंज हो गया। ये कई कलर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दलपुंज हो गया, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दलपुंज बोलते हैं। तो लिखना है दलपुंज में कि यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दलों से मिलकर ये बने होते हैं। ये रंग बिरंग के हो सकते हैं, यानी रंग बिरंग के होते ही हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि परागण में कीटों को अपनी तरफ ये आकर्षित करते हैं, इसलिए ये रंग बिरंगे होते हैं, क्योंकि कीट इनकी तरफ आकर्षित हो सके, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए प्यारे बच्चों, हमको लास्ट में यहाँ पे देखिए पुमंग पढ़ना है, ठीक है। पुमंग क्या होता है, यानी पुमंग का मतलब क्या, पुंकेसर। ये पुष्पों का तीसरा चक्र होता है। ये क्या होता है, पुष्पों का तीसरा चक्र होता है। और प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि एक या एक से अधिक पुंकेसर से मिलकर ये बना होता है। एक या एक से अधिक ये पुंकेसर से मिलकर बना होता है। जैसे हमने आपको ये बता दिया है बाबू, आपको इतना समझा देंगे कि आपको दिखते नहीं होगा। ये क्या हो गया, बाह्य दलपुंज हो गया। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, दलपुंज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, दलपुंज हो गया, जो कई कलरों के हो सकते हैं। अब हमको क्या बनाना है, पुंकेसर बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पुंकेसर हो गया। याद रखिएगा, इस टाइप का कुछ संरचना होता है। ये पुष्पों का तीसरा क्रम होता है, जो पुंकेसर कहलाता है। इसी के बारे में प्यारे बच्चों भाग किया जा रहा है। अब देखिए, यह 2 भाग का होता है। पुंकेसर कितने भाग में होता है, तो 2 भाग में। जैसे हम यहाँ पे एक संरचना बना दिए,
ये क्या बना दिए प्यारे बच्चों, पुंकेसर बना दिए। ठीक है, पुंकेसर में क्या होता है, ये हमारा होता है जो लंबा सा भाग होता है इसे बोलते हैं तंतु। ठीक है, याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, तंतु, इसको बोलते हैं तंतु। ठीक है, ये जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तंतु। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, परागकोश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो फूल टाइप का होता है ना इसे बोलते हैं परागकोश। ठीक है, इसे बोलते हैं परागकोश। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, किसे बोलते हैं, परागकोश, और इसे बोलते हैं तंतु। ठीक है, तो तंतु और परागकोश आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दो टाइप के होते हैं जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए जयांग क्या होता है, यह पुष्पों का चौथा और आखिरी यहाँ पे क्या होता है, क्रम होता है। और ये क्या होता है, मादा जनन अंग होता है, जिसे हम लोग स्त्री केसर के भी नाम से जानते हैं। और ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये कई दलों से मिलके बना होता है, यानी ये भी 3 टाइप का होता है। हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, ये फिर से पुष्प की संरचना देखिए, जब तक आपके दिमाग में नहीं डाल दे, जब तक हम यहाँ पे आपको, ये क्या हो गया, पुष्प आसन जिसपे पुष्प बैठा होता है। ये हमारा बाह्य दलपुंज होता है जो हरा कलर का होता है। हमने क्या बनाया था, व्हाइट फूल बनाया था। अब हम बना रहे हैं कौन सा, बैगनी फूल, यानी बैगनी कलर का कोई यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए बैगनी हटाना पड़ेगा हमको, कोई और सा कलर लेना पड़ेगा। चलिए अब की बार थोड़ा सा पीला फूल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए, मान लीजिए ये क्या है, कोई पीला सा फूल है। ठीक है, इसका ये क्या है, ये दलपुंज होता है जो कई कलरों से हो सकता है, कई कलर का ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से हमको क्या बनाना है, हमने पढ़ा था पुंकेसर क्या होता है। ठीक है, पुंकेसर क्या होता है, तो ये पुंकेसर होता है जिसमें इस लंबे वाले भाग को तंतु और इसको परागकोश बोलते हैं। ठीक है, ये भी पुष्प का तीसरा क्रम होता है जो अन्य बहुत सारे दलों से मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, जयांग पढ़ना है। तो जयांग प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो जयांग होता है ना, ये स्त्री जनन अंग होता है। किसका, तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है, ये पुष्प का स्त्री जनन अंग होता है जिसमें अंडाशय रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जयांग। तो इतना आप लोग लिख देंगे, पुष्प की संरचना के बारे में पूछेगा तो इतना तो आप लोग लिख देंगे। और प्यारे बच्चों ये 3 टाइप का होता है, पहला होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी क्या होता है। ये क्या होता है, जयांग, और जयांग के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जयांग में 3 टाइप कौन कौन सा होता है। यहाँ पे आपको याद रखना कि ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, किसकी, जयांग की, जो फूल में हम आपको बनाए थे, जो फूल में हम आपको बनाए थे जयांग में। तो ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या होगा, वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा होता है। ये क्या होता है, हमारा स्टाइल होता है जो लंबा सा भाग होता है। और ये जो होता है हमारा ओवेरी, यानी इसमें अंडाशय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो इतना पूरा पुष्प का संरचना हमने आपको समझा दिया, जो कि पिछले क्लास में समझा चुके थे। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे का जानते हैं। और फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और यहाँ पे कमाल करते रहिए। अब देखिए हमको पढ़ना है कि पुमंग, पुमंग का मतलब क्या हुआ बाबू, तो याद रखिएगा पुमंग का मतलब क्या, पुंकेसर। याद रखिएगा, याद रखिएगा पुंकेसर। ठीक है, याद रखिएगा कि पुंकेसर होता है। पुमंग का मतलब क्या, पुंकेसर। ठीक है, अब पुमंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, पुंकेसर होता है। और ये पुंकेसर क्या होता है, आपको याद कर लेना है कि ये पुष्पों का ना नर जनन अंग होता है। जैसे हम आपको ये बताए थे कि ये क्या है, इस प्रकार की संरचना आपको काट के बताए थे। और जब इसको काटिएगा ना तो किस प्रकार, मतलब ये क्या होता है, पुंकेसर, जो ये क्या होता है, हमारा तंतु होता है। ये क्या होता है, तंतु होता है। और इसको क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, इसको परागकोश बोलते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कुछ देर पहले। ठीक है, जो पुंकेसर होता है, जो पुष्पों में ऐसे नहीं बनाए थे कि यही होता है, इसको जब इसको काटा जाता है ना, तो इसमें आपको प्यारे बच्चों इतना याद रखना है कि इसमें क्या होता है, ये 2 पाली की संरचना होती है। और एक पाली में 2 लघु बीजाणु, यहाँ पे आपको यहाँ पे लघु बीजाणु धानी उपलब्ध होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब जब ये इसको काटिएगा ना, इसको जब इसको काटा जाता है तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे ऐसे दिखा दे, यानी ये 2 पालियों में बटा होता है। क्या होता है, 2 पालियों में बटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 पालियों में बटा होता है। और प्रत्येक पाली में 2 क्या होते हैं प्यारे बच्चों, लघु बीजाणु धानी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ में 2 पालियां होती है, यानी एक प्रकोष्ठ ये हो गया, एक प्रकोष्ठ ये हो गया। और प्रत्येक प्रकोष्ठ में 2 पालियां होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। और ये जो लघु बीजाणु धानी होता है ना, 4 लेयरों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, ये जो लघु बीजाणु धानी होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि 4 लेयरों से मिलकर बना होता है। ये क्या होता है, 4 लेयरों से मिलकर प्यारे बच्चों ये बना होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो होता है ना, ये जो होता है, इसके अंदर ये 4 लेयर से बन के मिल के ये बना होता है। चलिए फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि पुमंग क्या होता है। पुमंग क्या होता है, पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है, जो
स्त्री का नहीं, पुरुष का जनन अंग होता है। इसको जब काटा जाता है ना पुंकेसर को, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, पुमंग का मतलब हो गया पुंकेसर। लिख ही देते हैं क्या होता है, ये होता है पुंकेसर, जो क्या होता है, नर जनन अंग होता है। क्या होता है, नर जनन अंग होता है। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जब इसको काटा जाता है ना तो ये 2 पाली होते हैं, इसके 2 पाली, और 2 पाली होते हैं यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं, और 2 प्रकोष्ठ में 2 प्यारे बच्चे, 2 पालियों में 2 प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धानी। गुरु बीजाणु धानी क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम लोग गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। और प्रत्येक प्रकोष्ठ में क्या होता है, 2 गो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गुरु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। इस प्रत्येक प्रकोष्ठ यानी ये क्या होता है, 2 गो प्रकोष्ठ होता है, दोनों में क्या होता है, 2 गो गुरु बीजाणु धानी होता है। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे अब आपको समझ में आ जाएगा कि पुमंग क्या है। समझिए कि पुमंग, यहाँ आप देखिए पुष्प का नर जनन अंग है। हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, कितना बार बता चुके हैं कि ये पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुष्प की इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुष्प की इकाई पुंकेसर बोलिए या पुमंग बोलिए। ठीक है, लघु बीजाणु, यहाँ आप देखिए पूर्ण कहते हैं इसको, लघु बीजाणु पूर्ण भी कह सकते हैं। आवर्त बीजी पुष्पों का परागकश 2 पालियों वाला होता है। हम क्या बताएं इधर की, आवर्त बीजी पुष्पों का परागण यानी जो ये 2 पालियों वाला होता है, 2 पाली में ये होता है। और 2 पाली यानी 2 पालियों में 2 प्रकोष्ठ यानी 2 प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं, जो 4 लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे लिखा गया है कि 2 पालियों वाला होता है। आवर्त बीजी परागकोश द्विपाली संरचना का होता है, और प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागकूट या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। हम आपको क्या बोले कि किसको लघु बीजाणु धानी कहते हैं, तो 2 पालियों वाला ये होता है। ये क्या होता है, इसको जब काटिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये क्या होता है, 2 पाली वाला होता है, और 2 पालियों में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। एक ये प्रकोष्ठ हो गया, और फिर यहाँ पे 2 प्रकोष्ठ यहाँ पे, और ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो यहीं पे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लघु बीजाणु धानी क्या है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए फटाफट से कि प्रत्येक यहाँ पे क्या, परागकोश पीली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें परागकूट या लघु बीजाणु धानी कहते हैं। यहाँ देखिए लघु बीजाणु धानी अंदर पराग कणों या लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। अब लघु बीजाणु धानी के अंदर याद रखिएगा, ये जो लघु बीजाणु धानी है उसके अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु धानी है ना, लघु बीजाणु धानी किसे कहते हैं कि 2 पाली वाला है। 2 पालियों में 2 प्रकोष्ठ है, और 2 प्रकोष्ठ में ये जो प्रकोष्ठ बना है ना, ये 4 लेयर होता है। उस चारों लेयर के अंदर प्यारे बच्चों गुरु बीजाणु, यहाँ पे आपको याद रखना है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसके अंदर ही प्यारे बच्चों ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गुरु बीजाणु का देखिए निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे हम आपको वही समझा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा तो बिल्कुल सही रहेगा। पुमंग यानी पुंकेसर के बारे में लिखने के लिए बोलेगा तो बोलिएगा कि पुमंग ये पुष्पी पादपों का नर जनन अंग होता है, जो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिसे हम लोग पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। और ये 2 पालियों वाला होता है, और इसके 2 पालियों में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जो 4 लेयर से बने होते हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और प्यारे बच्चों लघु बीजाणु धानी के अंदर हमारा किसका निर्माण होता है, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए क्लियर, एक बार बता दीजिए कि यस सर क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए कि परागकोश की संरचना क्या होती है। परागकोश की संरचना, तो एक परागकोश द्विपाली वाला होता है। हम आपको समझा दिए कि एक परागकोश क्या होता है, 2 पाली वाला होता है। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्फलकीय संरचना की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणु धानी होता है। जिसके चारों कोनों पे क्या होता है, एक लघु बीजाणु धानी होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी पराग कण का निर्माण होता है। तो इसके अंदर अभी आपको समझा दिए हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं इसको लिख के। अब देखिए लघु बीजाणु धानी की संरचना, तो प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताएं कि ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा लेयर होता है, चलिए अब हम आपको समझाते हैं। जो लघु बीजाणु धानी होती है, जो लघु बीजाणु धानी की संरचना होती है, यहाँ पे समझिए कि लघु बीजाणु धानी कौन सा है। तो प्यारे बच्चों हम आपको क्या बताएं कि इसके अंदर वाला ये क्या है, ये लघु बीजाणु धानी कहलाता है, जो कि हम आपको अभी समझा दें कि 2 पालियों वाला बटा होता है। 2 पालियों में ये बटा होता है, और 2 पालियों में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसे हम लोग इस प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं, तो लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। ये जो लघु बीजाणु धानी है, ये 4 लेयरों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा लेयर होता है, और इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु
बीजाणु का निर्माण होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए, कहाँ पे थे हम लोग कि लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो यहाँ आप देखिए संरचना में क्या लिखेगा कि पहला जो होता है वो होता है बाह्य त्वचा। सबसे ऊपर वाला जो आवरण होता है लघु बीजाणु धानी का, जो बाहर वाला आवरण होता है उसे कहते हैं बाह्य त्वचा। यह सबसे बाहरी एक परत चपटी सतह है। यहाँ पे आपको लिखना है कि यह सबसे बाहरी परत होती है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अंतःस्थायनियम, यानी यहाँ पे आपको लिखना है कि यह दूसरी परत है और यह परागकोश के यहाँ देखिए स्फुटन में सहायक होती है। जो परागकोश के यानी लघु बीजाणु के अंदर लघु बीजाणु यानी परागकोश का निर्माण होता है, उसके लिए बहुत ये क्या होता है, सहायक होता है। मध्य परत, यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है, ये आपको लिख देना है। जो तीसरा परत होता है यानी ये दूसरा परत हो गया, ये तीसरा परत, ये 3 से 5 स्तरीय होती है। और लास्ट में आता है जो यहाँ पे रहता है टेप्टम, याद रखिएगा टेप्टम, ये पिरामिड का आकार का एक स्तरीय परत होता है। यह पिरामिड के आकार का एक स्तरीय परत होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो लघु बीजाणु धानी हम आपको समझा दिए कि ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ये इसके 2 कोष्ठ होते हैं और दोनों कोष्ठ में प्यारे बच्चों 2 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसे हम लोग लघु बीजाणु धानी कहते हैं। और ये जो लघु बीजाणु धानी है ना, ये 4 लेयर का होता है, 4 लेयर याद रखिएगा। और 4 लेयर के अंदर किसका, परागकोश या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं कि लघु बीजाणु धानी यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लघु बीजाणु धानी 4 गो लेयर मिलके बना होता है। पहला बाह्य त्वचा होता है, ये बाहरी परत होता है। अंत यहाँ पे क्या होता है, अस्थिसियम होता है यानी यह दूसरी परत होता है। तीसरा मध्य परत होता है जो 3 से 5 लेयर से बना होता है। और चौथा टेप्टम होता है। टेप्टम ये पिरामिड का आकार का होता है। और टेप्टम का कार्य क्या होता है, ये जो भ्रूण में होते हैं ना, भ्रूण के पोषण प्रदान करना। यानी इसके अंदर जब गुरु बीजाणु होते हैं ना, लघु बीजाणु होते हैं, यहाँ पे उनको क्या करेगा, यानी परागकोश उनको क्या करेगा, भ्रूण में पोषण प्रदान करता है। ये टेप्टम का कार्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टेप्टम का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि टेप्टम क्या है। देखिए टेप्टम क्या है, तो ये पिरामिड के आकार की एक स्तरीय परत होती है। हमने पढ़ा था कि ये पिरामिड के आकार का एक स्तरीय परत होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पिरामिड के आकार का क्या है, टेप्टम। तो यही है प्यारे बच्चों क्या, टेप्टम। और टेप्टम का कार्य क्या होता है, तो भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा कि टेप्टम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम टेप्टम के बारे में पढ़ेंगे कि टेप्टम का कार्य क्या होता है। ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टेप्टम का कार्य क्या होता है। उसमें टेप्टम भी है ना, चौथा जो आखिरी लेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी परागकोश का निर्माण होता है, परागकोश का। तो उसमें आपसे दिया गया है टेप्टम, यानी टेप्टम का कार्य क्या होता है, तो यह विकसित हो रहे गुरु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। यानी जो अंदर जो 4 गो लेयर होता है लघु बीजाणु, यहाँ पे आपको याद रखना है कि लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु धानी जो है ये 4 लेयरों का होता है। इसके अंदर जो होते हैं ना, ये इसको यानी जो भ्रूण में होते हैं, परागकोश जो लघु बीजाणु बनता है यानी परागकोश बनता है, उसको भ्रूण में पोषण प्रदान करता है ये। ठीक है, और दूसरा यह परागण कीट का भी निर्माण करता है। टेप्टम का कार्य क्या, यह परागण कीट का भी क्या करता है, निर्माण करता है। तीसरा कि टेप्टम एक यहाँ देखिए स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन को स्रावित करता है। टेप्टम प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि टेप्टम में क्या करता है, स्पोरोपोलेनिन नामक क्या करता है, तो याद रखने की स्पोरोपोलेनिन नामक एक हार्मोन स्रावित करता है, प्रोटीन स्रावित करता है। उससे क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान होता है। ठीक है, जो क्या करता है प्यारे बच्चों, परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी ये सबसे बचाता है, उसको पोषण देता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने की टेप्टम कौन सा यहाँ पे प्रोटीन स्रावित करता है, तो स्पोरोपोलेनिन नामक एक प्रोटीन स्रावित करता है, ये आपको लिखना है। यहाँ आप देख लीजिए जो क्या करता है, वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी सबसे हमको मतलब उसको सुरक्षित प्रदान करता है। यहाँ आप देखिए कोलेक्स एंजाइम का स्राव करके लघु बीजाणु से यहाँ आप देखिए स्फुटन में सहायता करता है, यानी उसको स्फुटन करने में यानी उसको तोड़ने में ये सहायता प्रदान करता है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा। टेप्टम का कार्य पूछेगा तो ये सब सारी चीजें लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ आप देखिए लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ये देखिए बहुत जबरदस्त चीज है लघु बीजाणु जनन। प्यारे बच्चों अब देखिए लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो लघु बीजाणु जनन उत्तक आप देखिए समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मृत कोशिका कहलाती है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु जनन क्या है।
तो लघु बीजाणु जनन क्या है? तो प्यारे बच्चों लघु बीजाणु धानी के अंदर ना लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि गुरु, यहाँ पे देखिए, बीजाणु जनन उत्तक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे जिससे प्राप्त प्रत्येक, यहाँ पे देखिए, द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये कहलाती है। तो यहाँ पे आपको लिख देना, यहाँ पे देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु जन्म का निर्माण करेगा। देखिए अगला यहाँ पे लिखिएगा कि 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, इन्हें लघु बीजाणु यहाँ पे देखिए चतुष्क कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लिखना है। यह चतुष्क, ये क्या होता है? ये चतुष्क परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और चारों परागकण का निर्माण कर देते हैं। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये आपको लिखना है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जल्दी अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको पढ़ना है कि परागकण की संरचना। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पुष्प की संरचना पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया प्यारे बच्चों युग्मक जनन पढ़ लिया, लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं क्या प्यारे बच्चों? परागकण की संरचना। परागकण की संरचना क्या होती है? तो देखिए परागकण नर युग्मक वृद्धि, परागकण हम आपको क्या बताएंगे? परागकण क्या होता है कि यह नर युग्मक वृद्धि का प्रथम कोशिका होता है। परागकण एक अगुणित कोशिका होता है, इसमें 2 भित्तियां पाई जाती है। पहला होता है प्यारे बच्चों बाह्य भित्ति, दूसरा होता है आंतरिक भित्ति। चलिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे कि 2 कोशिका होती है। कौन कौन सी? पहला कायिकी कोशिका जिसे हम लोग जनन कोशिका कहते हैं, और यहाँ पे देखिए ये बड़ी होती है। याद रखना है कि यह आपसे पूछा जाएगी, यह नर युग्मक वृद्धि कोशिका यहाँ पे आपको प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होता है जिसमें 2 भित्तियां होती है। पहला कौन सा? बाहरी भित्ति। और बाहरी भित्ति को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कायिकी कोशिका। जो बाहरी भित्ति यानी बाह्य चोल को कायिकी कोशिका कहते हैं, जो क्या होता है? नर जनन अंग का प्यारे बच्चों एक बड़ा सा भाग होता है, ठीक है, बड़ी होते हैं। और यहाँ पे उसके बाद से क्या होता है? जनन अंग भी होता है। तो इतना आपको याद कर लेना है कि परागकण की संरचना अगर आपसे पूछेगा आपको क्या लिखना है कि परागकण नर युग्मक वृद्धि की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है, इसमें 2 भित्तियां पाई जाती है। कौन कौन सी भित्ति होती है? पहला होता है बाह्य चोल, यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला होता है बाह्य चोल और दूसरा होता है प्यारे बच्चों क्या? आंतरिक चोल। यहाँ पे इसमें 2 कोशिका होती है, यानी यहाँ देखिए पहला होता है कायिकी जनन और दूसरा होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि दूसरा का बात करें तो दूसरा होता है जनन कोशिका। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है, कायिकी कोशिका बहुत ही बड़ा होती है, ये बाहर का आवरण होता है। चलिए बाह्य चोल की बात करें, ये 2 भाग वाला होता है। परागकण हम आपको समझा दिए कि ये क्या होता है? परागकण की संरचना की 2 भागों में होता है, बाह्य चोल और अंतःचोल। अब देखिए कि बाह्य चोल क्या होता है। तो बाह्य चोल एक अत्यधिक, यहाँ देखिए, प्रतिरोधक वाष्यीय पदार्थ यानी स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन। यहाँ देखिए कि बाह्य चोल क्या होता है? बाह्य चोल एक अत्यधिक, यहाँ पे क्या होता है? प्रतिरोधक वाष्यीय पदार्थ यानी स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने आपको क्या समझाया था प्यारे बच्चों? अभी टेप्टम का कार्य क्या होता है? टेप्टम का कार्य होता है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना। फिर यहाँ पे टेप्टम क्या करता है? टेप्टम में से ही स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन स्रावित होता है। हमने पीछे आपको बताया कि टेप्टम से ही स्पोरोपोलेनिन नामक एक प्रोटीन स्रावित होता है जो वर्षा, धूल आदि से क्या करता है? भ्रूण को यानी उसको बचाता है, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पे लिखा गया है कि बाह्य चोल क्या होता है? तो बाह्य चोल एक यहाँ पे देखिए बाहरी आवरण होता है जो स्पोरोपोलेनिन नामक से ये मिलकर बना होता है, और इसका कार्य क्या होता है कि इस पे किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि परागकोश का जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पे परागकोश का जैविक अपघटन नहीं हो पाता है। अब देखिए अंतःचोल हमको पढ़ना है, परागकोश का संरचना पढ़ रहे थे तो परागकोश का संरचना हमने बाह्य संरचना पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या पढ़ना है? अंतः संरचना पढ़ना है। तो बाह्य संरचना में पढ़ा था प्यारे बच्चों हम लोग, क्या पढ़ा था कि देखिए 2 कोशिका होती है, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। यहाँ पे याद रखिएगा 2 कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? ये कायिक कोशिका छोटी होती है, यानी कायिक कोशिका बड़ी होती है। ये क्या हो गया? जनन कोशिका हो गया। आपको याद रखना ये क्या होगा? कायिक कोशिका।
ये क्या हो गया, कायिक कोशिका, ये वाला बाहर वाला आवरण, बाहर वाला आवरण क्या हो गया, कायिक कोशिका हो गया, ये हमारा जनन कोशिका। यानी अगर आपसे परागकण पूछे तो परागकण में आपको लिखना है कि ये दो प्रकार से मिलके बना होता है, पहला बाह्य कोशिका होता है और दूसरा क्या आपको बाह्य चोल होता है और दूसरा अंतःचोल होता है। बाह्य चोल क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है कि ये जो बाह्य चोल होता है वो कायिकी कोशिका जनन कहते हैं। बाह्य चोल को कायिकी कोशिका जनन कहते हैं। जो बाहर का आवरण होता है ये बड़ा होता है और जनन कोशिका क्या होता है, अंदर होता है। और ये जनन कोशिका क्या होता है, छोटा सा एगो अंग होता है। ठीक है, तो ये इतना आपको याद कर लेना है। तो देखिए अंतःचोल क्या होता है, यह चोल यहाँ आप देखिए, यहाँ देख पेक्टिस्यूलोज से मिलकर बना होता है। ये सब याद करना पड़ेगा कि जो अंतःचोल होता है पेक्टिस्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अंतःचोल ही यहाँ पे देखिए पराग नलिका का निर्माण करती है। पराग नलिका का निर्माण करती है कौन, तो अंतःचोल। देखिए बाह्य चोल का काम क्या था, तो बाह्य चोल प्यारे बच्चों अभी आपने पढ़ा कि उसमें स्पोरोपेलेनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करता है, अम्ल क्षार ताप ये सबसे भ्रूण को मतलब सहायता प्रदान करता है, इस पे उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। और यहाँ देखिए अंतःचोल क्या करता है, तो पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर ये बना होता है और ये क्या करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। तो इतना आपको प्यारे बच्चों लिख देना है परागण में। अब देखिए कि परागकण, यहाँ देखिए परागकण क्या होता है, तो यहाँ देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि परागकण क्या होता है, तो देखिए परागकण की बात करें, हमने क्या पढ़ा था, परागकोश पढ़ा था। ठीक है, यहाँ आप देखिए हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था परागकण की संरचना पढ़ा था। ठीक है, परागकण की संरचना पढ़ा था कि परागकण की संरचना कैसी होती है, कि परागकण की संरचना कैसी होती है। तो परागकण दो चोलों से मिलकर बना होता है। ये होता है हमारा बाह्य चोल, ये होता है हमारा अंतःचोल। ठीक है, बाह्य चोल में क्या होता है, ये स्पोरोपोलेनिन नामक से बना होता है, प्रोटीन से, जिस पे ताप उप का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि ये युग्मक जनन होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है परागकण क्या होता है। पराग कणों का परिपक्व पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वक्रिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। याद रखिएगा कि प्यारे बच्चों कि ये होता क्या है। देखिए मान लीजिए कि ये पेड़ है, तो पेड़ में प्यारे बच्चों ये पत्ती हो गया, यहाँ पे भी पत्ती हो गया और यहाँ पे क्या है, पुष्प है, इसमें क्या हो गया, इसके अंदर पुंकेसर भी है, यहाँ पे इसके अंदर पुंकेसर भी है। अब तो पुष्प यहाँ पे बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, मान लीजिए बाह्य दल पुंज हो गया, पुंकेसर भी है और यहाँ पे क्या हो गया, अंडाशय भी हो गया। ठीक है, मान लीजिए पुष्प है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले कि परागकण क्या होता है, तो पराग कणों का परिपक्व पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के, पराग कोश से निकल के मादा पुष्प के वक्रिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। परागकण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, स्वपरागण यानी सेल्फ, यहाँ पे क्या होता है, पोलिनेशन, क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पुष्प में क्या होता है, नर और, यहाँ देखिए एक ही पौधा है, तो एक ही पौधा में क्या हो, नर और मादा दोनों है और उसी में आपस में क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं। यानी आपस में क्या होता है, मादा पुष्प के अंदर वक्रिकार तक पहुंच जाता है कौन, तो परागकोश, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे हम आपको समझा रहे हैं कि स्वपरागण क्या होता है। देखिए स्वपरागण क्या होता है, तो जब किसी पुष्प के परागकोश से पराग नलिका निकलकर उसी पुष्प के, यानी किसी पुष्प में, यानी उसी पुष्प के निकलकर, यानी पराग कोश से निकलकर और उसी पुष्प के वक्रिकाग्र तक अगर पहुंच जाती है एक ही पौधे के अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। याद रखिएगा, स्व का मतलब क्या, खुद से परागण करना, यानी एक ही पुष्प में से क्या होता है, याद रखिएगा कि एक ही पुष्प से निकल पर पुष्प के वक्रितार तक पहुंचना। याद रखिएगा कि पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के अंदर क्या होता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसे ही हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वयं युग्मक परागण और यहाँ पे याद रखिएगा रजात पुष्पी परागण। अब यहाँ पे आपको स्वपरागण समझ में आ गया, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि संयुग्मी परागण क्या होता है। याद रखिएगा कि स्वपरागण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, स्वयं युग्मक परागण, यानी स्वयं से परागण कर ले, जो स्वयं के द्वारा ही परागण कर ले, यानी जब परागण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वक्रितार तक पहुंचे, यानी उसी पुष्प, मान लीजिए कि कोई पौधा है, ये मान लीजिए कोई पौधा है और यहाँ पे क्या है, इसका पत्ती होती है मान लीजिए, और इसमें क्या लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है। ठीक है, और पुष्प का यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय भी होता है, यानी ये पुंकेसर से निकल कर और इसके जयांग तक खुद ब खुद अपने आप चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वयं युग्मक कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर, परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वक्रिकाग्र तक पहुंचे,
उसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वक्रिकाग्र तक पहुंचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुग्मक कहते हैं। जैसे टमाटर हो गया, मटर हो गया, ये सब में इसी प्रकार से होता है। और यहाँ आप देखिए सजात पुष्पीय परागण क्या कहते हैं, तो जब पुष्प के परागकण उसी पौधे से किसी अन्य पुष्प, एक पुष्प पे, एक पौधे पे एक पुष्प थोड़ी रहता है, बहुत सारा पुष्प रहता है। तो देखिए स्वयंयुग्मन क्या होता है, उसी पुष्प में से निकल के परागकण, और यहाँ पे क्या होता है, उसके मादा में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि वत्तिकाग्र में पहुंच जाता है, उसी पुष्प से निकलकर उसी के वत्तिकाग्र में पहुंच गया तो वो स्वपरागण। और पर परागण में क्या होता है, परागकण कहीं निकल के और दूसरे पुष्प में, ये पुष्प नहीं, इसी पुष्प से परागकण निकल गए और दूसरे पुष्प के वत्तिकाग्र तक पहुंच जाए, यानी दूसरे फूल के वत्तिकाग्र तक पहुंच जाए, यानी वत्तिकाग्र तक पहुंच जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद कर लेना है क्या, सजात पुष्पीय परागण। तो यहाँ पे आपको याद समझ में आ गया होगा कि परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यारे बच्चों क्या, स्वयं परागण, और दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि पर परागण होता है। स्व परागण में क्या होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं कि संयुग्मन परागण और सजात पुष्पीय परागण। संयुग्मन परागण क्या होता है, जब एक ही पुष्प में से यहाँ पे पराग कोश निकल के पुष्प के वत्तिकाग्र तक, उसी पुष्प के वत्तिकाग्र तक पहुंचे तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। और पर परागण क्या होता है कि किसी पुष्प से यहाँ पे परागकण निकल के किसी दूसरे पुष्प, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वत्तिकाग्र तक पहुंचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पर परागण यानी कि सॉरी सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। तो ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ आप देख लीजिए, आपको याद कर लेना है, अगला है कि स्वपरागण के लाभ क्या क्या होते हैं। स्वपरागण के लाभ क्या क्या होते हैं, तो स्वपरागण की क्रिया एकदम निश्चित है कि होती ही है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध एवं क्रम वाले होते हैं। याद रखना कि जो स्वपरागण का जो प्रक्रिया है वो तो निश्चित है कि होता ही है। और स्वपरागण क्या होता है कि एक पुष्प से परागकोश निकल के उसी पुष्प के वत्तिकाग्र तक पहुंचे, उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसकी हानियां क्या है कि स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं आती है, यानी समान जाति का होगा, उसमें विभिन्नताएं थोड़ा भी नहीं दिखेगा। स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जितने भी स्वपरागण वाले पौधे होते हैं उसमें रोगों से लड़ने वाली क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों चलिए अगला यहाँ पे आते हैं, बेनिफिट्स ऑफ, यहाँ आप देखिए सेल्फ पोलिनेशन, ये आप लोग लिख दीजिए डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कि पर परागण क्या होता है। अब हमने स्वपरागण पढ़ा था, स्वपरागण में भी हमने दो प्रकार से पढ़ा था, स्वयं परागण स्वयं से परागण करने वाला, और सजात परागण हमने दो प्रकार के पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है पर परागण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों पर परागण क्या होता है, तो इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य पुष्प के वत्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इसे हम लोग पर परागण कहते हैं। याद रखिएगा, समझिएगा यहाँ पे कि इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य पौधे, यानी पौधा एक नहीं है, पौधा ये यहाँ पे अलग पौधा है। कम मान लीजिए कि गुलाब का पेड़ है, एक यहाँ पे गुलाब का पौधा है और यहाँ पे एक गुलाब का पौधा है, तो इस पौधे का पुष्प यानी ये जो फूल है इसका प्यारे बच्चों परागकोश इस पौधे के वत्तिकाग्र तक अगर पहुंचेगा तब उसको हम लोग पर परागण बोलेंगे। जबकि स्वपरागण में क्या हो रहा था, एक ही पुष्प से, जो दो प्रकार के होते हैं स्वयं परागण, यानी एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वत्तिकाग्र तक पहुंचे तो स्वपरागण, और यहाँ पे उसमें सजात परागण क्या बोलते हैं, यानी एक पुष्प से निकल के परागकोश उसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाके पहुंचे तो उसे हम लोग सजात परागण कहते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए पर परागण में क्या हो रहा है कि किसी, यहाँ देखिए पुष्प से, यहाँ पे याद रखिएगा परागकोश निकल के किसी अन्य पौधे में, उसी पौधे में नहीं किसी अन्य पौधे के पुष्प के वत्तिकाग्र तक अगर पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। समझ में आया कि इस पुष्प के फूल से क्या निकला, तो प्यारे बच्चों परागकोश निकल के अब दूसरा पौधे के पुष्प में जाके यानी क्या हो गया, तो अब आप लोग बोलेंगे कि ये दूसरे पौधे में कैसे जाएगा, इसमें से निकला है तो दूसरे में कैसे जाएगा। तो प्यारे बच्चों वो कई प्रकार से हो सकता है, जल के द्वारा, या आप देखिए चमगादड़ के द्वारा, हवा के द्वारा, कई प्रकार से परागण होते हैं, जल परागण, वायु परागण, यहाँ आप देखिए कीचड़ के द्वारा, कमल में कीड़ा के द्वारा कीट परागण, यानी किसी के द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, हवा के द्वारा भी जा सकता है, जल के द्वारा भी जा सकता है, कीटों के द्वारा भी जा सकता है, कीट या लेके वहां से वहां चले जाए, ये इसके द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो यही होता है पर परागण। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि पर परागण क्या होता है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि परागण क्या होता है और पर स्वयं परागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। ये इतना क्लियर कर लेना है, ठीक है, कि स्वयं परागण में एक ही पौधा रहेगा। स्वयं परागण में क्या होगा, उसी पुष्प के यहाँ पे पराग कोष उसी पुष्प के वतिकाग्र तक अगर पहुंच जाता है तो उसे स्वयं परागण। और यहाँ पे स्वयं परागण में दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वयं परागण और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सजात परागण। सजात परागण में एक ही पौधे में से क्या होता है, एक पुष्प से यहाँ पे पराग कोष निकलेगा और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे सजात परागण। और पर परागण में क्या होता है, यहाँ पे पर परागण, यानी एक पौधे के पुष्प से पराग कोष निकल के दूसरे पौधे के वतिकाग्र तक पहुंचेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे प्यारे बच्चों पर परागण। वो कई प्रकार से हो सकता है, हवा के माध्यम से वायु परागण हो गया, जल परागण हो गया, सब चीज हो गया प्यारे बच्चों, कीटों के द्वारा कीट परागण हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए कि निषेचन की क्रिया क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो निषेचन क्या होता है, तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को हम लोग निषेचन करते हैं। जब नर और मादा आपस में संयोग करते हैं तो उसे हम लोग निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो निषेचन हमको पढ़ना था, हमने पढ़ लिया कि निषेचन क्या होता है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। अब यहाँ देखिए पुष्पी पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। जितने भी पुष्पी पौधे होते हैं उसमें आंतरिक निषेचन की क्रिया पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्पी पौधों में कौन सा निषेचन, तो पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन की क्रिया पाई जाती है, आपको लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों अनिषेक जनन या फलन क्या होता है, यानी पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए, यानी फल विकसित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार के फल में बीज नहीं होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, ये सब क्या होता है, पार्थेनोकॉर्पिक फल। पूछ देगा कि पार्थेनोजेनेसिस है ना, पार्थेनोजेनेसिस फल क्या होता है, तो वैसा फल जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन का ही फल का निर्माण हो जाए, उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। आपको याद कर लेना है, जैसे क्या हो गया, इसमें क्या होगा, बीज नहीं पाया जाएगा, जैसे केला हो गया, और यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा अंगूर, ठीक है। अगला यहाँ पे आ जाइए, असंगक जनन क्या होता है, तो बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के उसमें क्या हो रहा है, फल का निर्माण हो रहा है, उसे पार्थेनोजेनेसिस बोल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, याद रखिएगा कि बिना निषेचन के बीज का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो असंगक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों असंगक जनन कहते हैं। इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना ही भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना तो इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, ये सब हो गया। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही इमेजिंग क्लास था, तो फटाफट से बताइएगा और आप लोग नोट करते रहिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे लगभग में ये दूसरा चैप्टर खत्म हो गया, और जो भी पॉइंट अगर एक दो बचा भी होगा तो वो सब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरा आपको समझा दिए कि परागण क्या होता है प्यारे बच्चों, निषेचन क्या होता है, सारा चीज़ें हम लोग बस डिस्कस कर लिए। पुष्पी पादपों की संरचना क्या होती है, युग्मक जनन क्या होता है, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, लघु बीजाणुधानी कितने लेयर के होते हैं, वो 4 लेयर के होते हैं, जिसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि उसके अंदर यहाँ आप देखिए लघु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी पराग कोष का निर्माण होता है। उसके ऊपर वाला जो आवरण होता है टेप्टम होता है। टेप्टम का कार्य क्या होता है, टेप्टम का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। और जो टेप्टम होता है प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, तो स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन को वो क्या करता है, स्रावित करता है। जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, वो किस लिए स्रावित करता है कि जितने भी टेम्परेचर हो, धूल कण हो, ये सबसे उसको आवरण यानी उससे सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ताकि परागकोष अच्छे से वहां पे रह पाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये तो आपको बायो का क्लास कैसा लगा ये आपको जरूर बताना है। और वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख लिया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी टॉपर बैच ज्वाइन कर लीजिए PDF नोट्स के लिए। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करने के लिए नंबर नोट कीजिए मेरा 62 99 24 89 35। आप इसमें मैसेज कीजिए तभी ज्वाइन होइएगा। तो जल्दी जल्दी यानी आपको PDF नोट्स लेना है तो 499 में अगर लेना है तो प्यारे बच्चों यही नंबर से है, यही नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।